नमस्कार, स्वागत है आपका। डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बिहार अधिकार यात्रा, जी हां, बिहार में सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा शुरू कर दी है। ये 5 दिन की यात्रा जहानाबाद से शुरू होकर नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर और वैशाली के कुल 10 जिलों में जाएगी। आरजेडी इसे जनता को उनके अधिकार दिलाने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की यात्रा का आगाज जहानाबाद से हुआ है, जो कि आरजेडी का मजबूत गढ़ माना जाता है और यहां महागठबंधन ने पिछली बार चुनाव में अच्छी पकड़ बनाई थी। पटना में आरजेडी ने 14 सीटों में से 6 पर जीत हासिल की थी, जबकि वैशाली में भी 3 सीटें आरजेडी के कब्जे में थी। समस्तीपुर जिले के 10 सीटों में से महागठबंधन ने 5 सीटें जीती थी, जिसमें तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव की भी एक सीट शामिल है। नालंदा में आरजेडी को सिर्फ इस्लामपुर विधानसभा सीट मिली थी, जबकि बेगूसराय और मधेपुरा में भी पार्टी की स्थिति मजबूत रही है। हालांकि सहरसा में सिर्फ 1 सीट और सुपौल में पार्टी का कोई कब्जा नहीं है। खगड़िया जिले की 4 सीटों में से 2 पर महागठबंधन ने कब्जा जमाया है, जहां पर यादव, कुशवाहा, मल्ला और मुस्लिम वोटर निर्णायक रहे हैं। अब तेजस्वी यादव इस यात्रा के जरिए इन इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। माना जाता है कि ये यात्रा आरजेडी की चुनावी ताकत बढ़ाने के साथ साथ जनता के बीच उनकी सियासी मौजूदगी को भी मजबूत करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए अजय उपाध्याय जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका डेली 24 में। जी धन्यवाद। जी, बिहार में इस समय जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है और जिस तरीके से अब आरजेडी की अधिकार यात्रा शुरू हो गई है, क्या कहिएगा पहले इस पर? देखिए, कुछ जिलों में हमारी यात्रा में पहले जो वोटर अधिकार यात्रा चली थी वो छूट गई थी। तो इस यात्रा से समूचे बिहार को कवर मिलेगा। जो हमारे इशू उस समय हमने उठाए थे, जो बाकी बचे हुए जिले हैं उसमें भी यदि यात्रा इस तरह जाएगी तो इसके लाभ जो है सभी दलों को होगा। एक राजनीतिक कार्यक्रम है, अपने अपने दलों का भी अपने हिसाब से, पर इसका फायदा सबको होगा। इंडिया गठबंधन के सभी दल जो है इस बात के लिए सहमत है कि एक सामूहिक जैसे यात्रा शुरू हुई है पहले, अब अलग अलग दल के लोग भी अपने अपने हिसाब से यदि क्षेत्र में जाएंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे। तेजस्वी जी के नेतृत्व में एक जिस तरह से ये यात्रा में जन सहयोग है, अपार जन सहयोग दिख रहा है। बिल्कुल। ऐसे में अजय, जो आरजेडी की ये अधिकार यात्रा शुरू हुई है, कांग्रेस कितना इत्तेफाक रखती है? क्योंकि जिस तरीके से सीटों को लेकर जो माथापच्ची का माहौल बिहार में बना हुआ है, इस यात्रा से आप खुश हैं कि अधिकार कांग्रेस को भी मिलेगा, जनता को भी मिलेगा? देखिए, पहले तो सीटों को लेकर कोई माथापच्ची नहीं है। सीटों को लेकर हम लोग आपसी तालमेल करके सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र ही आप लोगों के बीच उसके सही चीजें जो है, कितने सीट किसको मिले उसकी भी घोषणा, उसकी भी जानकारी मिलेगी। जहाँ तक बात यात्रा को लेकर है, यात्रा सभी दल करेगा, उसका लाभ निश्चित तौर से महागठबंधन के सभी साथियों को होगा। इस यात्रा के माध्यम से जिसको बिहार के मुद्दे हैं, का मुद्दा है या शिक्षा की जो बदहाली है, इन मुद्दों को लेकर के जिस तरह अपार जन समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है, बिहार के लोगों को कैसे अधिकार मिले, उस पर तेजस्वी जी ने, आरजेडी ने यात्रा शुरू की है। हम सभी दलों का पूरा तहे दिल से इसका स्वागत भी है और बिल्कुल। भले ही अजय जी कांग्रेस इस यात्रा का जरूर स्वागत कर रही हो, लेकिन जिस तरीके से जो माथापच्ची, हालांकि भले ही आप ये कह रहे हैं कि हम सामंजस्य जुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हालात दिख रहे हैं, जिस तरीके से अपने अपने जो है विधानसभा सीटों पर अपने अपने प्रत्याशियों को टिकट देने के लिए जो तेज दौड़ धूप जो दिखाई पड़ रही है, इस माहौल के बाद इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि इस यात्रा से कांग्रेस क्या वाकई खुश है? देखिए, यात्रा से तो हम पूरी तरह खुश हैं। यात्रा तो होनी ही चाहिए, जनता के मुद्दों को उठाना ही चाहिए। पहले भी जो यात्राएं हो, इसमें सभी दलों का व्यापक सहयोग हम लोगों को मिला। जो कांग्रेस के नेतृत्व में यात्रा चली है, आरजेडी एक निकाल रही है, महागठबंधन के हमारे सबसे बड़े पार्टनर है वहाँ, के साथ भी हमारा सबका सहयोग रहेगा। बात इससे सीट का कोई लेना देना नहीं है। सीट का जो सामंजस्य है वो सभी जब भी गठबंधन के साथी होते हैं तो बैठ के ही तय करते हैं। जेडीयू और
जो एनडीए के घटक दल हैं उनमें भी आपस में वार्ताएं चल रही हैं। उसी तरह हमारे यहाँ लेकिन भी वार्ता आरजेडी तो चल रही कांग्रेस है। का बहिष्कार कर रही है, अलग अलग यात्राएं हो रही हैं, सामंजस्य नहीं दिखाई पड़ रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता कहीं से भी कोई बहिष्कार की कोई बात आपको आई हो, सूचना आई हो तो आप चलाइए और बताइए। मुझे नहीं लगता कि इस पर नहीं, बिहार में तो इस तरह की खबरें चल रही हैं अजय जी कि आरजेडी ने कांग्रेस का बहिष्कार कर दिया है, तेजस्वी की अलग अलग यात्रा में जो है खटपट हो रही है, सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, ऐसी खबरें तो चल रही हैं। चुनावी माहौल है। ये झूठी खबर चलाई जा रही है। हाँ। कांग्रेस का पूरा समर्थन है। बिहार के लोगों के अधिकार के लिए कोई भी कार्यक्रम हमारा कोई भी गठबंधन का साथी करेगा। तो सर ऐसा क्यों हुआ कि बिहार के औरंगाबाद में, हाँ अभी हाल ही में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप ये जरूर कह रहे होंगे अजय जी कि कोई खटपट नहीं है, इस तरह का कोई माहौल नहीं है, लेकिन हाल ही में जो तस्वीर दिखाई पड़ी थी कि औरंगाबाद में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश नाम के आमंत्रण के बावजूद जो है आरजेडी का कोई भी नेता वहां नहीं पहुंचा, यानी कि कोई खटपट है, क्योंकि चुनावी माहौल है तो एकजुटता तो दिखनी चाहिए अगर आप इंडिया गठबंधन को लेकर साथ चल रहे हैं तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ का स्थानीय क्या मुद्दा था मुझे तो नहीं ऐसी कोई जानकारी है, जैसा कि आप बता रही हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष के निमंत्रण पर अन्य दल नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। औरंगाबाद में तो ऑलरेडी यात्रा हमारी हुई थी, राहुल जी थे, तेजस्वी जी थे, सभी दलों के लोग थे और व्यापक जन समर्थन मिला था, हजारों की संख्या में सड़कों पे थे। संयोग से लेकिन जो खबरें हैं सर वो तो यही है कि कांग्रेस के सम्मेलन में राजद नेताओं ने बहिष्कार किया। औरंगाबाद के जो वोटर अधिकार यात्रा चली थी उसमें मैं स्वयं शामिल था और सभी का सहयोग था। ये आश्चर्यजनक है यदि ऐसी कोई सूचना आपके द्वारा आ रही है तो ये मुझे लगता है गलत सूचना। चलिए भले ही आप सूचना गलत कह रहे हो, लेकिन खबरें यही हैं, चुनावी समय है और इस साफ तौर पर जो खटपट है वो देखने को मिल रही है। लेकिन शुभकामनाएं ये कि गठबंधन लेकर आप लोग साथ चल पाए, चुनाव लड़ पाए। यात्रा से जो लोग घबराए जी, तेजस्वी जी की यात्रा से, राहुल जी की यात्रा से जो लोग घबराए हुए हैं बिहार में, जिनके सत्ता जाने का डर है, उनके दिमाग में खटपट हो रहा है और वो परेशान। चलिए बहुत शुक्रिया अजय जी, आपने समय दिया। तो कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े थे, इनका साफ तौर पर ये कहना था कि दरअसल खटपट कोई नहीं है, लेकिन जिस तरीके का जो माहौल दिखाई पड़ रहा है वो दरअसल कहीं ना कहीं ये बताता है कि असमंजस की जो स्थितियां हैं वो बिहार में बनी हुई हैं और टकराव की जो स्थितियां हैं वो किसी न किसी मौके पर, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, आरजेडी और कांग्रेस में देखने को मिल रहे हैं। तो बिहार में चुनाव से पहले तेजस्वी का बड़ा दाव, और हालांकि एक साथ चलने के बाद जरूर कह रहा हो इंडिया गठबंधन, लेकिन जिस तरीके की जो खबरें आ रही हैं, जो समीकरण बता रहे हैं, वो दरअसल ये दर्शाते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं कि बिहार में जो है हालात सब कुछ तो ठीक नहीं चल रहे, क्योंकि नेताओं को जो है अपने अपने चेहरों को तवज्जो देने की जो है वो होड़ मची हुई है। और किस तरीके से न सिर्फ इंडिया बल्कि एनडीए दोनों ही गठबंधन किस तरीके से इस समय टकराव की स्थितियां में हैं वो बिहार की जनता देख रही है। लेकिन भले ही नेता कुछ कह रहे हो, जो चुनावी माहौल है बिहार में वो गर्माता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और कितना ये चुनाव का माहौल गर्मा पाता है कौन सी पार्टी के पक्ष में, हालांकि ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो आरजेडी की रैली जो है वो आज होने जा रही है, आज से शुरुआत हो चुकी है। अधिकार यात्रा ये है जिसमें तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को उनके अधिकार दिलाने का जो है वादा किया है, उस लिहाज से दरअसल ये यात्रा की शुरुआत की गई है। कांग्रेस के कौन से बड़े लीडर इसमें शामिल होते हैं ये भी देखने वाली बात होगी, और कांग्रेस इस यात्रा को किस तरीके से तवज्जो दे पाती है ये दरअसल बहुत ज्यादा तस्वीर जो है बयां कर देगी। अब आगामी जो कुछ ही समय बाद चुनाव होना है बिहार में, और इसका परिणाम या फिर दुष्परिणाम क्या देखने को मिलता है ये भी आने वाला वक्त बताएगा। तो बिहार में आपको बताएं कि अब कुछ ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। एनडीए वर्सेस इंडिया को लेकर जो है माथापच्ची का माहौल दिखाई पड़ रहा है। सभी जो है गठबंधन के नेता अपने अपने चेहरों को
टिकट दिलाने की होड़ में दिखाई पड़ रहे हैं। चाहे एनडीए में चिराग पासवान की हम बात कर लें, चाहे मांझी की बात कर लें, तो यहाँ कांग्रेस में भी, इंडिया गठबंधन में भी कांग्रेस, आरजेडी, तमाम जो सहयोगी दल हैं वो भी कहीं पीछे आते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे। हालांकि मोटा मोटा जो ऊपर है वो जरूर ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि सामंजस्य की स्थिति बनी हुई है और इसका असर जो है वो आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जिसमें जहां देर रात बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचा दी। तेज बारिश और अचानक आई बाढ़ से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। अब तक जो है इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि आपको बताएं कि कई लोग इसमें लापता बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भी आपके सामने, ये 5 तस्वीरें अलग अलग, देखिए कैसे जो है आसमानी कहर बरपा है देहरादून में। कई लोग लापता हैं। घटना में कई घरों में पानी और मलबा घुस गया, सड़कें बह गई और वाहनों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं कुछ मजदूरों के बहने की भी सूचना मिली है। नदी में फंसे और बहने वाले लोगों को बचाने के लिए पुलिस, प्रशासन और राहत एजेंसियां लगातार जो है प्रयासरत हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। कई लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी जो है कुछ ग्रामीण फंसे हुए हैं मलबे में, उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। राज्य सरकार ने तुरंत आपदा राहत कोष से मदद की घोषणा की है और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून समेत चमोली, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और नैनीताल जिले में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में 21 सितंबर तक तेज बारिश के आसार है, जिसको ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और अफवाहों से बचने की अपील की। बारिश के बाद हालात को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के दौरान यात्रा न करने की सलाह दी। दूसरी ओर कर्णप्रयाग और गौचर में भी बद्रीनाथ हाईवे बोल्डर गिरने के कारण जो है बंद हो गया, जबकि श्रीनगर में अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार करने की स्थिति में पहुंच गया है। वहीं डोईवाला के जखन नदी पर बना पुल का एक हिस्सा टूटकर बह गया, जिसके कारण ये मार्ग पूरी तरीके से बंद हो चुका है। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन के सामने, जिसमें अभी हालांकि कुछ राहत जरूर मिली थी बारिश से और ऐसा लग रहा था कि अब दरअसल जो है जितनी तबाही पहाड़ों को, उत्तराखंड को देखनी थी वो खत्म हो गई, लेकिन दरअसल अभी भी जो है तबाही का मंजर थमने का नाम नहीं ले रहा। बीती रात जिस तरीके से जो शस्त्र धारा में जो आसमानी आफत का कहर देखने को मिला है, उससे वाकई अब जो है दिलों की धड़कनें बढ़ गई हैं कि आखिर कैसे जो है इतना बड़ा आसमानी आफत का तांडव देखने को मिल सकता है। वहीं दिल्ली की महिलाओं के लिए एक बड़ी और सुकून देने वाली खबर सामने आई है, क्योंकि राजधानी के डिफेंस कॉलोनी इलाके में एशिया का पहला महिला समर्पित कैंसर अस्पताल अपोलो एथेना अब औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। इस ऐतिहासिक मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रिबन काटकर अस्पताल का उद्घाटन किया। यह अस्पताल खासतौर पर महिलाओं में तेजी से बढ़ रहे कैंसर मामलों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया। आईसीएमआर और ग्लोबोकैन 2022 की रिपोर्टों के मुताबिक भारत में महिलाओं में सबसे ज्यादा जो कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के मामले पाए जाते हैं और देश में दर्ज किए गए कुल कैंसर के मामलों में 54% से ज्यादा केस जो है महिलाओं में सामने आते रहे हैं। अस्पताल के उद्घाटन समारोह में अपोलो हॉस्पिटल्स के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी, सांसद बांसुरी स्वराज, विधायक नीरज बसोया, कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रीता रेड्डी और देश विदेश से आए कई जो है प्रमुख गेस्ट मौजूद रहे। डॉक्टर रेड्डी ने कहा कि अपोलो एथेना सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि एक सोच है, जहां पर महिलाओं की सेहत, गरिमा और निजता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। वहीं बांसुरी स्वराज ने इसे महिलाओं के लिए एक नई सुबह बताते हुए कहा कि ये पहल न केवल उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगी बल्कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को भी सशक्त बनाएगी। वहीं टेली कंसल्टेशन और डिजिटल अपॉइंटमेंट जैसी तकनीकी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जिससे देश भर की महिलाएं इस पहल का लाभ आसानी से उठा सकेंगी। तो दिल्ली की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि डॉक्टर रेखा गुप्ता ने जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, खासतौर पर जो है महिलाओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए खास व्यवस्था की, जिसमें कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो है वो खुलवाए गए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से मेरे सहयोगी वसीम जुड़ गए। वसीम, क्या अपडेट मिल रही है दिल्ली वासी के लिए जो है महिलाओं के लिए खासतौर पर जो है बेहतर इलाज के लिए अब कैंसर हॉस्पिटल खोला गया है?
जी ये महिला समर्पक जो कैंसर अस्पताल है, इसकी शुरुआत की है अपोलो ने, वो भी दिल्ली के अंदर। इसको पिंक हॉस्पिटल के तौर पर जाना जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उन्होंने ही इसका इनॉग्रेशन किया है। जी बिल्कुल, सीएम रेखा गुप्ता ने इनॉग्रेशन किया। क्या खास व्यवस्थाएं इसमें होंगी, और जो दिल्ली की महिलाएं खास तौर पर हैं, क्योंकि आपने कहा कि क्योंकि सिर्फ महिलाओं के लिए है, तो ये पिंक हॉस्पिटल कहलाएगा, उनके लिए स्पेसिफिक क्या इसमें फायदे होंगे, कैसे बेहतर इलाज होगा, महिलाएं कितना खुश दिखाई पड़ रही है इससे? जी आजकल आपने देखा होगा कि आमतौर पर जो है स्तन और गर्भाशय जो ग्रीवा के जो कैंसर हैं वो सबसे आम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो महिलाएं हैं वो चीजों से ग्रस्त नजर आ रही हैं और परेशान रहती हैं लगातार। तो उसको लेकर यहाँ पर कई ऐसी लैब और कई इस तरीके के जो यहाँ पर मतलब टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज की जा रही है, जिसको लेकर महिलाओं के लिए काफी बेनिफिट साबित होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी इलाज है वो रोबोटिक सर्जरी के द्वारा भी किए जाएंगे। बिल्कुल, ये वाकई बहुत नई पहल भी है महिलाओं के लिए, क्योंकि रोबोटिक इलाज होगा, जिससे साफ तौर पर महिलाएं, जो कि हालांकि अक्सर हम देखते हैं कि कहीं अपॉइंटमेंट्स ना मिल पाने की वजह से जो है इलाज नहीं हो पाता, देरी से होता है। लेकिन अब ये खास और अच्छी खबर महिलाओं के लिए कि अगर उन्हें जल्द से जल्द बेहतर इलाज चाहिए तो वो जो है पिंक हॉस्पिटल, जो कि अब रेखा गुप्ता ने इसका शुभारंभ कर दिया, वहाँ पर जाकर वो अपना इलाज करा सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका असीम, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। दिल्ली में जो है महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, क्योंकि महिला समर्पित हॉस्पिटल खोले गए हैं, जिन्हें पिंक हॉस्पिटल्स का नाम दिया गया है, जिसमें कैंसर जो है स्पेशल जो है इलाज यहाँ पर होगा, ताकि बेहतर से बेहतर और जल्द से जल्द जो है महिलाओं को इलाज मिल सके। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर इंदौर से, जहां पर बड़ी खबर ये सामने आई है, जहां पर सोमवार शाम को एयरपोर्ट रोड पर एक भयानक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर 10 से 15 लोगों को कुचलते हुए कई वाहनों को टक्कर मारता चला गया। दरअसल शिक्षक नगर के पास ट्रक ने नियंत्रण खो दिया था, जिससे कि ये और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। इसके साथ ही एक बाइक ट्रक के नीचे फंस गई और ट्रक उसे घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया। इस घटना में एक युवक ट्रक के आगे फंसा हुआ था। जब बाइक में आग लगी तो युवक भी आग की चपेट में आ गया, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक 2 से 3 लोगों की जो है मौत यहां पर हुई है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि मृतकों की संख्या इससे ज्यादा जो है अभी हो सकती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रक का ड्राइवर नशे की हालत में धुत था, जिसके कारण वो खुद का जो नियंत्रण है वो नहीं कर पाया, और इस पूरे मामले से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इंदौर कलेक्टर और कई मंत्री घायल लोगों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है और कहा कि वे संबंधित अधिकारियों के जांच निर्देश जो है उनको दे चुके हैं। साथ ही उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है। चलिए आगे बढ़ेंगे, गोरखपुर के पिपराइच इलाके से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई, जहां पर मंगलवार सुबह करीब 4 बजे पशु तस्कर एक गांव में घुस आए, जहां पर उन्होंने वहां पर बंधे मवेशियों को खोलना शुरू कर दिया। जब ग्रामीण ने इसका विरोध किया तो वे जान बचाकर भागने लगे। इसी बीच भीड़ में नीट की तैयारी कर रहा 19 साल का होनहार छात्र दीपक गुप्ता भी था, जो कि तस्करों को पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन पशु तस्कर ने दीपक को जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लिया और करीब 3-4 किलोमीटर घुमाने के बाद उसके मुंह में गोली मार दी। गोली लगते ही दीपक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद पशु तस्कर शव को सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। फिलहाल मृतक दीपक के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पुलिस छानबीन कर रही है। तो जो है ये बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। भीड़ देखिए तस्वीरों में किस तरीके से जो है ये मामला नीट छात्र की हत्या से इलाके में आक्रोश देखने को मिल रहा है। और इस पर जो है गोरखपुर में नीट छात्र की ये जो गोली मारकर हत्या कर दी गई है, इसको लेकर अब मामला बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, गर्माता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस पूरे मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसकी मांग की जा रही है।
दिल्ली एनसीआर में डेंगू को लेकर एक बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस मामले में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें दिल्ली के साथ साथ पड़ोसी राज्यों को भी मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बारिश के मौसम के बाद और यमुना नदी के जलस्तर कम होने के कारण मच्छरों के बढ़ने की संभावना ज्यादा हो गई है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली और एनसीआर के सभी जिलों में विशेष सावधानी बरतने को कहा। इस बैठक में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव, दिल्ली गाजियाबाद के महापौर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के वरिष्ठ अधिकारी और केंद्रीय अस्पतालों के प्रमुख डॉक्टर भी मौजूद थे। इस बैठक में विशेष रूप से डेंगू के मामलों को लेकर अस्पतालों में जल्द से जल्द तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल अब तक डेंगू के मामले 2024 की तुलना में 47% कम दर्ज किए गए हैं, लेकिन फिर भी सावधानी बेहद जरूरी है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह साफ कहा कि बारिश के बाद जलभराव की वजह से मच्छर तेजी के साथ फैल सकते हैं, इसलिए राज्यों को अपनी तैयारियां दोबारा जांचनी होंगी। उन्होंने निर्देश दिया कि दिल्ली एनसीआर के सभी जिलों में मच्छर नियंत्रण के काम को तेज किया जाए, केसों की रिपोर्टिंग तुरंत हो और तेज प्रतिक्रिया टीमें जो है पूरी तरह से सक्रिय रहें। बैठक में जो है दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा के नगर निगम अधिकारियों को फॉगिंग और सोर्स रिएक्शन अभियान नियमित रूप से चलाने के भी आदेश दिए गए। साथ ही साथ घर घर जाकर लार्वा सर्वेक्षण करने और डेंगू के मरीजों की तुरंत रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार जिले के ग्राम भैंसोला का दौरा करेंगे और प्रदेश के पहले पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की नींव रखेंगे। ये अवसर पीएम मोदी के जन्मदिन के खास मौके पर होगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बताया कि ये टेक्सटाइल पार्क प्रदेश के लिए एक बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र होगा। यहाँ पर कपास से लेकर धागा, धागे से कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट्स तक की पूरी चेन बनेगी। इससे न सिर्फ धार जिले बल्कि पूरे प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। खास बात यह है कि मालवा और आदिवासी अंचल के कपास उत्पादक किसानों को इस परियोजना से बड़ा लाभ मिलेगा। उन्हें अपनी फसल का बेहतर दाम और स्थायी बाजार मिलेगा, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और जीवन स्तर सुधरेगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के अनुसार इस टेक्सटाइल पार्क से करीब 72,000 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। इसमें छोटे व्यापारी, ट्रांसपोर्ट, सप्लाई चेन और अन्य सहायक उद्योग शामिल होंगे। वहीं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी इससे मजबूती मिलेगी, क्योंकि बड़े पैमाने पर निवेश आएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान की भी शुरुआत करेंगे, जिसका मकसद महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने आगे कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है और ये टेक्सटाइल पार्क युवाओं के लिए रोजगार और प्रदेश के आर्थिक विकास का मील का पत्थर साबित होगा। पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में एक बार फिर से गर्माहट देखने को मिल सकती है। खबर है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। यह मुलाकात न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए के सत्र के दौरान 25 सितंबर को हो सकती है। खास बात यह है कि इस अहम बैठक में पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि मुनीर और ट्रंप की तीसरी मुलाकात होगी। इससे पहले जून और अगस्त में भी दोनों के बीच बातचीत हो चुकी है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के जरिए दोनों देशों के रिश्तों में एक नई दिशा तय हो सकती है। पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका के साथ उसके रिश्ते मजबूत हो। वहीं ट्रंप की वापसी की तैयारी के बीच पाकिस्तान भी अपना कूटनीतिक दांव चलने में जुट गया है। आपको बता दें कि हाल ही में शहबाज शरीफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मिल चुके हैं। उन्होंने एससीओ समिट के दौरान रूस के साथ मजबूत संबंधों की इच्छा जताई थी और साथ ही साथ भारत के साथ रूस के रिश्तों का सम्मान करने की बात भी कही थी। शहबाज शरीफ का यह मानना है कि पाकिस्तान रूस और अमेरिका दोनों के साथ बैलेंस बनाकर चलना चाहता है, ताकि क्षेत्र में स्थिरता और आर्थिक सहयोग बढ़ सके। अब ऐसे में ट्रंप से होने वाली ये संभावित बैठक सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि रणनीतिक तौर पर बेहद अहम मानी जा रही है। पर बातचीत के लिए मेरे साथ फॉरेन एक्सपर्ट विनीत अनुराग जुड़ गए। विनीत जी, बहुत स्वागत आपका दिल्ली 24 भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद। विनीत जी, जिस तरीके से हालांकि ट्रंप के जो एक्शन दिखाई पड़ रहे हैं वो पहले से लोग जो है कंफ्यूज है कि आखिर ट्रंप इस तरीके का एक्शन मोड क्यों दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब जो पाकिस्तान के साथ उनकी जो दिलचस्पी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, मुनीर से बार बार मुलाकात करना, पाकिस्तान के साथ जो संबंध स्थापित करना, अब ये क्या रणनीति आपको लगती है इस पर?
देखिए, आपको ये समझना होगा कि अभी एशिया का जो पावर पॉलिटिक्स है और पूरे दुनिया का, वह इतनी तेजी के साथ बदल रहा है कि अमेरिका के सामने कुछ ऐसे चुनौतियां और चैलेंज आ रहे हैं जिनको वो अब टाल नहीं सकता है। क्योंकि एशिया में चाइना और इंडिया का जिस तरीके से इमरजेंस हुआ है, अगर उस मुद्दे पर अमेरिका ने कोई अगर नया मूव नहीं किया तो आने वाले 20-25 सालों में काफी देर हो जाएगा और अमेरिका के यहाँ से सारी चीजें निकल जाएंगी। इसीलिए अमेरिका ने पिछले 10 सालों से भारत के ऊपर काम करना शुरू किया, इंडिया पे काफी इन्वेस्ट किया, अच्छे रिलेशन वहां पर बनाए। लेकिन इंडिया अपना एकला चलो रे की पॉलिसी पे चलता रहा, न इस पोल की तरफ जा रहा था न उस पोल की तरफ। और जबकि इस पूरे प्रोसेस में पाकिस्तान को अमेरिका ने आइसोलेट किया, क्योंकि इंडिया ने भी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन के लिए काफी प्रेशर क्रिएट किया था। तो ऐसे में न तो इंडिया अमेरिका को मिल पाया और न पाकिस्तान मिल पाया, और पाकिस्तान चाइना की तरफ मूव कर गया और इस तरीके का मूव कर गया कि वहां सिपेक जैसी परियोजना और इंडियन ओशन तक चीन का जो प्रेजेंस है वो बढ़ने की संभावना बढ़ गई। अब अमेरिका ये तीर से कई निशाने लेकर आ रहा है, यानी वो पाकिस्तान के साथ फिर से री अप्रोच करके एक ऐसे में क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से हमने देखा कि अभी जो एशिया कप का जो मैच हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में, तमाम जो है तल्खियां भी आई कि आखिर कैसे मैच हो सकता है, इसका भी फायदा उठाने की कोशिश ट्रंप करेंगे जाहिर तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही जो एक्शन दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और जिस तरीके से सीज फायर का जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या किस तरह की रणनीति भुनाने की कोशिश हो रही है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर? एक तो वो अमेरिका पाकिस्तान के थ्रू इंडिया को प्रेशर में लाना चाहता है कि अगर आप जो है अमेरिका के पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो हम आपको आइसोलेट करेंगे और पाकिस्तान के थ्रू प्रेशर क्रिएट करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान को चाइना के ग्रुप से बाहर निकालना है, क्योंकि पाकिस्तान के जरिए अमेरिका के बड़े इंटरेस्ट है। एक तो वो ईरान पर प्रेशर क्रिएट करना चाहता है, अगर इजराइल ईरान वॉर हो तो एक वॉर बेस के रूप में वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करना चाहता है। और अगर चाइना कहीं फ्यूचर में पाकिस्तान में वॉर बेस बनाने की अगर कंडीशन में पहुंच गया, तब तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा इंडियन ओशन में हो जाएगा। और तीसरा, अमेरिका कहीं ना कहीं फिर से इस्लामिक वर्ल्ड में जो उसकी जो एक पहुंच थी, धाक थी, वो कमजोर हो रही थी, उस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। और पाकिस्तान चूंकि इस्लामिक वर्ल्ड का एकमात्र न्यूक्लियर पावर कंट्री है, तो इसके जरिए फिर से वो एशिया की पूरी पॉलिटिक्स को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। बिल्कुल, एशिया की पूरी पॉलिटिक्स को जो है कंट्रोल करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कितने वो कामयाब हो पाते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया विनीत जी, आपने समय दिया। ट्रंप जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है पूरे एशिया में उनका जो है दबदबा बना रहे, उसी का जो है असर बार बार दिखता रहा है तमाम जो है उनके एक्शन में, उनके बयानों में। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी अब जो मुलाकात शहबाज शरीफ के साथ ट्रंप की होने जा रही है वो किस तरह से अब नई राजनीति को जन्म देती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।